संजीव जी, आप जरा ये बताइए कि एक दो चीजें जो खबरें आ रही हैं कि जिसको कहते हैं सिर्फ फुटबॉल की नौबत यह है कि जीतन राम मांझी जी इस समय एक बयान दिए हैं और उनका कहना है भाई 10 साल उनको हो गए हैं, उनकी पार्टी को रिकॉग्निशन चाहिए और अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो कम से कम बिहार में 8 सीटें जीतेंगे तब उनकी पार्टी को रिकॉग्निशन मिलेगा। 8 सीट जीतने के लिए कम से कम 15 सीट पे अगर वो चुनाव लड़ेंगे तब 8 सीट जीतने का स्ट्राइक रेट आएगा। और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 15 सीट नहीं मिली तब फिर मुझे 50 से 100 सीटें जीतनी होंगी, क्योंकि उतना परसेंटेज मेरे पास होना चाहिए तभी मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा। और जो भी कहा जाए, जीतन राम मांझी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी हैं, एक बड़ा बड़ा फेस है इस समय, सबसे बड़ा फेस अगर बिहार में दलित राजनीति का कोई है तो वो जीतन राम मांझी जी हैं। जो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं वो एक स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप के ही हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की एक ज्यादा बड़ी से है इस पूरे घटनाक्रम में। जिस तरह का जिसको कह रहे हैं ना कि एक दूसरे से एनडीए में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में बड़ी टूट है। तो ये सीटों को लेके क्या मामला है वहां, और ये अडानी जी को इतने सस्ते में जो जमीन दी गई है, एक तरह से कौड़ियों को ऐसे ही दे दी गई है फ्री में, क्या ये सब मुद्दे होंगे बिहार इलेक्शन में, या अडानी जी मुद्दों से ऊपर उठ चुके हैं? सर, जो मांझी जी का मामला है, उनका झगड़ा भी और संघर्ष भी जो है चिराग पासवान के, मतलब चूंकि इलेक्टोरल स्पेस दोनों का लगभग एक जैसा है और न्यूमेरिकली तो ये चिराग पासवान आगे हैं मांझी जी से, क्योंकि उनके पास हमेशा 5-6 सांसद आगे पीछे होते रहे, हारते रहे, जीतते रहे, लेकिन आते जाते रहे। और ये उनके पिताजी के ज़माने से विधायकों की संख्या भी कभी साइजेबल होती रही है, कभी चाबी थी तो चाबी वाला सबको याद है, 40 विधायक वाला, तो ये है, कभी जीरो भी हो गए। तो चिराग की स्थिति उनसे, लेकिन मांझी जी का कद एनडीए ने भी बढ़ाया है और जो अपना बेस है, बेस के हिसाब से चिराग पासवान और मांझी एक साथ 5% के आसपास, 4.5-5% के आसपास। अंत में क्या होगा, एक स्पेकुलेशन मैं देता हूं, उसके पहले मैं अक्सर वो कहानी सुनाता हूं, यहाँ भी सुना देता हूं क्योंकि ऑडियंस अलग हैं। तो वो कहानी है कि मांझी जी के पिताजी और मांझी जी खुद भी बचपन में जिसके बंधुआ मजदूर थे, जिस जमींदार के, उनके रिश्ते अब अच्छे इस सेंस में हैं कि वो अब मांझी जी के रुतबे के आगे वो नतमस्तक है जमींदार परिवार, और वो आपको साइकोलॉजिकली भी एक पुश देता है, एक अच्छा सा ये होता है। वो बैठे भी मिलते हैं उनके, तो वो एक बार आए स्कूल से, 10th या 12th का ये था, तो पिताजी उनके रो रहे थे और सामान बांधा जा रहा था। और जमींदार ने वो थोड़ी सी जमीन जो देते हैं अपने बंधुआ मजदूर को, उस हिसाब से उनका झोपड़ी बना हुआ था, घर 1-2 कमरे का। तो क्या भाई, तो गाली गलौज करके जमींदार का जो भाई था वो चला गया, मतलब जमींदार परिवार चला गया था, और कहा था कि वो दरअसल उनके पिताजी एक घर आगे बढ़ा रहे थे, एक आध कोठरी और बढ़ा रहे थे मिट्टी का ही, तो उसको रोकने के लिए मांझी जी गए वहां और बैठे, और उन्होंने कहा कि मालिक ये बताइए, मगही में बात होती थी लेकिन मैं यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ कि मालिक ये बताइए कि मैं हूं तो आपका ही बनिहार, मैं हूं तो आपका ही, आप ही के यहाँ काम करता हूं, परिवार बढ़ गया है, मेरी भी शादी हो गई है और छोटे भाई की भी शादी हो गई है, तो यदि आपके बनिहार के पास घर नहीं होगा तो क्या आपकी इज्जत नहीं जाएगी, क्या आपका रुतबा नहीं घट रहा है? और इस तरह से करके आए और सर बाजत्ता वो बताते हैं कि वो अलाउ हुआ, घर भी बना और एक दलान भी बना, मतलब आगे थोड़ा अहाता में वो और मिट्टी का उसको थोड़ा बढ़ा लिया गया। तो ये मांझी जी के जीवन का वो बचपन से ही, और उनकी पूरी कार्यशैली दिखेगी, जैसे कि उनके यहाँ से टिकट लेके जब आए थे जगन्नाथ मिश्रा के यहाँ से, 4 बजे भोर तक उनके घर पे बैठे रहे, कैसे लिया गया, और विरोधी, और बाद में फिर विरोधी खेमे के साथ रहे, लेकिन मंत्री पद जगन्नाथ मिश्रा से लिया, लंबे देर तक विरोधी खेमे में साथ रहे। तो ये सब वो पूरी कहानी सब सुनाते हैं। तो वही कुछ मुझे ये सीन दिखाई पड़ रहा है कि उनका जो आर्गुमेंट है कि भाई आपका ही है, आप ही के मंत्री हैं,
और आप जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं होगा हमारी पार्टी को। हमें चाहिए क्या? हमें तो या तो 8 सीट जीत के लाना है या 6% लाना है। 6% के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। 8 सीट के लिए हम आपके साथ रहेंगे तो ताकत बढ़ेगी। ये मामला है सर। तो उनकी जो पूरी शैली है, लेकिन इस शैली में जो अंत में बात जाएगी, हालांकि 8 सीटों की बात चलने लगी है, 15 की बात कर रहे हैं, 15 मिले 8 जीतें कम से कम, लेकिन जो बात चल रही है सुनने में आ रहा है वो है कि इस 8 सीटों पे बात बनेगी तो वो होगा। लेकिन जिससे वो टकराते हैं, जिन सीटों पर जैसे चिराग पासवान की जो पार्टी है उसका क्लेम है, एक तो सिटिंग सीट पे क्लेम है जिसपे मांझी जी का विधायक है, उस सीट से अरुण भारती के कैंडिडेचर की बात चल रही है, जो उनके मांझी जी के चिराग पासवान के जो अपने बहनोई हैं, जो अभी सांसद भी हैं। तो ये सब है। दूसरी बात कि पूर्णिया में जो कल परसों पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो गया जाएंगे, माँ का श्राद्ध करेंगे। माँ को तो उन्होंने ऐसे बना रखा है कि वो जब देखो तो माँ उनके लिए, तो वो चले जाते हैं वहाँ। लेकिन ये इशू अडानी वाला, और खास करके कांग्रेस ने इसको पुश किया है वहाँ, तो ये मुद्दा बनेगा। जमीन अधिग्रहण के प्रसंग में भी यदि चीजें आती हैं तो एक लोकल आक्रोश पैदा होता है। परसेप्शन के स्तर पे जो बिहार के चुनाव में होने वाला है वो वोट चोरी या जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी एक उसमें कटघरे में जाते हैं, तो वो मदद करेगा। लेकिन मुख्य मुद्दों की तरफ जितनी जल्दी वापसी हो जाए उतना अच्छा है, और मुझे लगता है इसकी अब तैयारी हो गई है। कल से तेजस्वी यादव की यात्रा भी शुरू हो रही है, और वो अपराध जो पुराने जो विषय थे तो उन विषयों पे वो आ रहे हैं। आनंद सर, मैं संजीव जी जरा मुझे एक चीज बता दीजिए, बिहार में एज ऑन डेट बेटर प्रिपेयर्ड कौन है? बीजेपी हल्ला तो खूब मचाई कि हर गांव में भेज रहे हैं आधा प्रमुख, और ऐसे जाएंगे और 6 लोग रहेंगे और सब एनडीए का मंच लगेगा और उसमें झंडे सबके लगेंगे, लेकिन वो झंडे तो कहीं लगे नहीं। वोट अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी और तेजस्वी ने खत्म की, तेजस्वी फिर 16 से चालू हो जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेटर प्रिपेयर्ड आपको कौन? हम सब लोगों को एक डर ये लगता था कि भैया ये कहीं अंत में ये ढीले ना हो जाए। आपका भी ये डर था, मेरा भी ये डर था। लेकिन अभी तो भाई ज्यादा चाक चौबंद चुस्त कौन नजर आ रहा है एज ऑन डेट? कौन बेटर रेडी है? युद्ध के लिए कौन तैयार है? सर एक खबर पर शायद आपकी नजर नहीं पड़ी है। जीवेश मिश्रा, वो मैं बता दूं, और जीवेश मिश्रा इनके मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में, और उन पर इसके पहले नोटिस वोटिस हुआ था और सजा भी हो चुकी है। दवाई की कंपनी है उनकी राजस्थान में, और मिलावट को लेकर, लेकिन बड़े चौड़े व्यक्ति हैं। और कल एक पत्रकार की पिटाई कर दी उन्होंने, अति पिछड़ा समाज से आने वाले पत्रकार सहनी। तो आज एफआईआर वगैरह कराने खुद तेजस्वी यादव वहाँ थाने में गए हुए थे, और उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी रह रहे थे। तो ये सब सक्रियता इनको निश्चित तौर पे विपक्ष को एक एज दे रहा है। लेकिन ये है कि बेटर तैयारी के लिहाज से तो मतलब अभी तैयारी करनी है इनको। मैंने थोड़ा अर्धसत्य का तो थोड़ा कोटेड ढंग से मैं सच बोल रहा हूँ, उसमें लगा देता हूँ। संजीव जी इलेक्शन कमीशन को भी आप अधिकारी का पार्ट मानते हैं ना, कि वो भी इस समय तैयारी खूब अच्छी कर ली है? इलेक्शन कमीशन ने फील्डिंग अच्छी से डाली है। उसकी तैयारी अपने हिसाब से जो है ही एसआईआर का। लेकिन देखिए नीतीश जी ने क्या किया है कि सारे एंटी इनकम्बेंसी के जितने छेद थे उसको लगभग भरने की कोशिश कर ली है। हालांकि फिर भी चीजें हैं, आज भी आप वहाँ धरना चल रहा है गर्दनी बाग में, जो उनके संविदा कर्मी और उन साइजेबल संख्या है, 7,500 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। भाजपा कार्यालय से उनको जेपी नड्डा को भागना पड़ा, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल करके उनको मीटिंग करनी पड़ी। ये सब है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के फिर भी कमोबेश बहुत कुछ ऐसी योजनाओं के जरिए उन्होंने रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके पास अपना कोई वैसा चेहरा नहीं है जो पैन बिहार इन्फ्लुएंशियल हो, और जिसका कोई मतलब ये नीतीश जी के बाद कौन, तो फिर तेजस्वी पर ही लोगों की नजर है। और हालांकि यदि
सर्वेज का भी देखिए, और ऐसे भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे नंबर 1 तो फिर तेजस्वी ही होते हैं, क्योंकि नीतीश जी को वो नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी यदि सत्ता में है तो उनके बाद की बात मैं कर रहा हूं, तो फिर वो तेजस्वी होते हैं, चिराग होते हैं। चिराग की चर्चा भी चल जाती है युवाओं में। लेकिन सम्राट चौधरी को तो इसलिए कि भाई चलिए बीजेपी में है, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी उनको सामने ये कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, तो इसलिए है। सम्राट चौधरी का नेतृत्व खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा संकट उनकी जाति है, जाति के भीतर कई नेताओं की अपनी आकांक्षा भी है, तो इस लिहाज से तो कुल मिलाकर के सत्ता में रह करके जितनी आप तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारियों में तो निश्चित तौर पे एनडीए आगे है। लेकिन अब मैं चांदी के वर्ग की सच्चाई बता रहा हूं कि उसमें एग्जैक्ट नेकेड सच नहीं बोल रहा हूं, मतलब तो वो ये है कि इनको अभी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, और अपने डिफरेंसेस को यदि बढ़ा करके झारखंड की तरह खींच के ले जाएंगे, हरियाणा की तरह खींच के ले जाएंगे, तो जो बनी हुई हवा में भी हरियाणा में आप हार गए ना। और छत्तीसगढ़ से तो सामान्य लोग, हम लोग फोन करते थे सर सामान्य लोगों को, पत्रकारों के अलावा, तो वो लोग कहते थे, जो थोड़ा आदिवासियों के बीच सक्रिय, इतनी हवा के बीच में कहा करते थे कि मुश्किल हो रही है, और हार ही गए, बड़े बुरे तरीके से हार गए। तो इसको थोड़ा जितनी जल्दी ठीक कर ले। कल वाली यात्रा अच्छी है, क्योंकि वो सारे मुद्दे जो हम लोग पहले चर्चा किया करते थे वो फिर से सेंटर में आ जाएंगे, क्योंकि यात्रा उसके लिए की जा रही है। लेकिन कल की यात्रा के संकेत दूसरे भी तो हैं। कल की यात्रा के संकेत हैं कि रिफ्ट है, और रिफ्ट को जितनी जल्दी खत्म किया जाए उतना अच्छा है। तो ऐसे रिफ्ट, ये वाला रिफ्ट दोनों दलों में है। पहले राउंड में आपने हमसे जो जीतन राम मांझी वाला पूछा वो तो है। ये जरूर है कि लोग जाएंगे कहीं नहीं, सब रहेंगे, सबके साथ ये गठबंधन बनेगा। अब एकदम से ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कोई बाहर निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन एनडीए का स्वरूप कमोबेश यही रहेगा, और जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, इसका भी कमोबेश स्वरूप यही होगा। रिफ्ट्स को जल्दी सॉल्व कर लेने, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आनंद सर जी जी, कोटेड मैं आलोक वाला सच है सर।